की मौत बैक्टीरिया के कारण हुई थी, हाल ही पता चल गया है। नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये एक एक सवाल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे पेपर पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने बताया कि उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के सामने। पेपर में एज इट इज लिख के आने हैं आपको, ये सारे पॉइंट मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, बड़े आनंददायक तरीके से आप इसकी चर्चा करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में से आपको आज चर्चा करनी है पॉइंट ऑफ ऑर्डर की, कि किस प्रकार से वर्तमान में जो हुआ संसद में वो क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इंडिया एंड अब्राहम अकॉर्ड जो हाल ही में आपको मालूम है यूएई और इजराइल ने जो अब्राहम अकॉर्ड किया है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे कि भाई उससे भारत को क्या फायदा होगा। तो अब देख लीजिएगा, इतनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। पहली न्यूज आप लोगों के सामने, जिसमें कि आपके सामने ये तो न्यूज है ही, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इसका रिलेवेंस किस पेपर से है। मेरे प्यारे साथियों, इसका रिलेवेंस है जीएस पेपर 2 से, जिसमें आप डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से ये संबंधित न्यूज है। चलिए, और एक काम जो मेरे प्यारे साथी इतने सारे जुड़े हैं उनको पहले थैंक यू बोल दिया जाए भाई। आशु, प्रयांशु, दिवाकर, आदित्य, सुनील, नीतू, आदित्य, आकांक्षा, प्रियांशु, रोशन, दीपिका, प्रिया, ध्यानेश्वर, सभी साथियों को बहुत सारा प्यार। आप सबने आज के इस दिन को मेरे लिए बहुत खास बना दिया है कि हम लोग एक शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने पढ़ने के लिए आज का समय ले लिया है। साथियों, मैंने सेशन शेयर कर दिया है। आप में से जितने भी साथी इस समय लाइव हैं, सेशन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, अब देखिए, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे। रिक्वेस्ट ये है कि ये सेशन जो है ना, ये कंटेंट में बहुत ऊपर चलेगा, है ना, तो एकदम कस के बैठे रहना। कंटेंट ऊपर जाएगा, जाने देना, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे, देखो अपन लोगों ने एक सपना देखा है कि यूपीएससी को कैसे निकाला जा सकता है, और मैं यकीन से बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा तो हम कर देंगे। बस ध्यान रखना, कंटेंट जब ऊपर जाए तो उस समय यह सोचना कि हाँ यार, ये मुझे नहीं आता, मुझे लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। द हिंदू की एक आदत होती है, कुछ समय बाद ये चीजें अपने आप फैमिलियर सी लगने लगती हैं, डे 1 में शायद दिक्कत करती हो, है ना। तो चलिए पहली बात के बारे में चर्चा करते हैं। मसला क्या था ये तो बहुत दिनों से पता था। 8 अपोजिशन एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा फॉर अनरिलाइव बिहेवियर। हमको मालूम है, आपको मालूम होगा, मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था कि राज्यसभा के अंदर एक हंगामा हुआ जिसमें राज्यसभा स्पीकर को, मतलब राज्यसभा के जो उस समय के उपसभापति थे जो कि उसको चेयर कर रहे थे राज्यसभा की उस मीटिंग को, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 2 बिलों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, याद कर लीजिएगा, फार्मर्स के लिए 2 बिल आ रहे थे, उनमें से एक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही थी, है ना। तो उसके खिलाफ विपक्ष हंगामा कर रहा था, और हंगामे के दौरान मेरे प्यारे साथियों, जब बिल डिबेट के लिए रखा गया उस समय लोगों, मतलब सरकार ने डिबेट नहीं कराने दी, यानी कि जो स्पीकर थे उस समय पर उन्होंने डिबेट नहीं कराने दी, जो वाइस चेयरमैन थे, और उन्होंने बिल को पास करवा दिया। ठीक है, ये मसला 2-3 दिन पुराना हो गया है, बहुत समय से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब लेकिन क्या हुआ, उस समय पर जो नेता इस तरह के काम कर रहे थे, जिन्होंने लोकसभा की राज्यसभा की गरिमा को भंग किया, रूल बुक फाड़ दी और धरना मतलब हंगामा करना शुरू किया, उनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अब राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, वेंकैया नायडू जी ने सस्पेंड कर दिया। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, देखिए द हिंदू का लेवल क्या होता है वो समझना। देखो बेटा, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है यहां पे देखो, ये वाला, इस कंटेंट में मेरे प्यारे साथियों एक एक बात इंडियन पॉलिटी की बहुत प्यारे से लिखी हुई है। अब आपको दिख नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से निकाल करके आपके सामने रख दिया। इसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, उस तरह से मैं आपके लिए साइड में लेकर के आ गया। इसी में से काट करके मैंने साइड में ले लिया इसको, ठीक है ना। इसमें से ही निकालिए, मेरी खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो अब बात क्या थी, 8 मेंबर को सस्पेंड किया गया, हो गया बात, अच्छी बात है। किसका विरोध कर रहे थे, 2 एग्रीकल्चर बिल का विरोध कर रहे थे। कहां विरोध कर रहे थे, तो मेरे प्यारे साथियों संसद में कर रहे थे। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं, पहली बार संसद की कार्यवाही के बारे में जान रहे हैं, उन्हें भी मैं एकदम बेसिक से बता देता हूं। संसद जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। किस किस से बनी होती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। इन 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। डन। अच्छा, कोई भी, ये एक संसद नामक मशीन है, यहां समझिए, एक संसद नामक मशीन है। इस मशीन में आप प्रस्ताव डालिए, आप यहां से क्या डालिए, प्रस्ताव डालिए, रेजोल्यूशन डालिए,
और यहां से ये एक्ट बन के बाहर निकलता है। क्या बन के बाहर निकलता है? एक्ट बन के बाहर निकलता है। डन है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रस्ताव को सबसे पहले कहां डाला जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में उस प्रस्ताव पर प्रथम रीडिंग होती है, द्वितीय रीडिंग होती है, तृतीय रीडिंग होती है। पहली बार में बहस होती है, पहली बार में उसके बारे में जानकारी दी जाती है, दूसरी बार में स्टैंडिंग कमेटी के पास उस प्रस्ताव को भेजा जाता है, तीसरी बार में मुद्दे पर बहस होती है, फाइनली उसे पास कर दिया जाता है। यहां से पास हो गया, इसके बाद में ये राज्यसभा जाता है। सेम इसी प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों प्रकार की रीडिंग यहां भी होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ये दोनों जगह से पास हो जाता है ना, तब जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास क्या ताकत है बेटा? प्रेसिडेंट के पास में ताकत है इसको वीटो करने की। वो कौन सा आर्टिकल देता है इसको ये पावर? आर्टिकल 111। याद कर लेना। देखो, मैं द हिंदू की आपको खूबसूरती दिखाऊंगा कि ये आर्टिकल्स लिखता है बकायदा। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत प्राउड फील होगा। बढ़िया पेपर है ये। प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 111 के तहत वीटो कर सकता है, यानी कि जो बिल यहां से निकल के आए, जो प्रस्ताव निकल के आए, जो बिल बने, बिल बन के यहां से पास हुए और यहां पर जब पहुंचे तो प्रेसिडेंट इसको वीटो कर सकता है, होल्ड कर सकता है, वापस भेज सकता है, ये तमाम कार्य कर सकता है। जब प्रेसिडेंट भी इसे पास कर देगा तो ये एक्ट बन करके भारत के गजट पेपर में प्रकाशित कर दिया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। मुद्दा कहां फंसा हुआ था? मुद्दा यह था कि 2 एग्रीकल्चर बिल थे, 3 एग्रीकल्चर बिल थे। मैंने 2 दिन पहले की क्लास में पढ़ा रखे हैं, अपने 2.0 पर जो क्लास होती है ना उसके अंदर। मेरे प्यारे साथियों, तो यहां क्या हुआ? 2 एग्रीकल्चर बिल थे, सरकार के सामने आए, सरकार ने लोकसभा से पास कर दिया। पास करने के बाद उसको राज्यसभा भेजा गया। जब राज्यसभा भेजा गया तो राज्यसभा में विपक्ष का थोड़ा मामला ज्यादा भारी है। ऐसी स्थिति में विपक्ष को लगा कि यहां पर बहस अच्छे से करवाई जाएगी, लेकिन उस समय जो उपसभापति महोदय बैठे हुए थे उन्होंने उस बहस को करवाया नहीं। बहस को करवाया नहीं ये कहते हुए, मतलब बहस तो चलने दी, लेकिन उस पर जो वोट करवाया वो बिना मंत्री के जवाब दिए ही वोट करवा दिया। इस बात को लेकर के साहब ये लोग बिरच गए, नाराज हो गए। नाराज हो गए तो इनने बायकॉट करने की धमकी दे दी और कहना शुरू कर दिया कि बेटा तुमने जो है उपसभापति महोदय, तुम्हारे कारण यहां पर हमारा वोटिंग नहीं हुआ है तो हम तुम्हें ही सीट से हटाते हैं, जाइए। मतलब तुम्हारे खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल बनता है और वो बेहतरीन सवाल ये बनता है कि भारत के संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो क्या कोई भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है? क्या किसी भी संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन या नहीं लिखा हुआ है? पहले तो मुझे इसका आंसर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बैठा हुआ हूं, शीघ्र आंसर दीजिए कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी आर्टिकल में मेंशन है? नंबर 1 बात। दूसरी बड़ी बात, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी उपसभापति या फिर ये कहूं छोड़िए, क्या राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आपको जान करके मजा आ जाएगा ये बात कि जो लोकसभा है केवल वही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, नन अदर देन लोकसभा। लोकसभा के अलावा कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकता। लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, राज्यसभा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला ही नहीं सकती। वेंकैया नायडू जी ने कहा कि सुनो भाई, बात ऐसी है, तुम्हारा जो प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस वाला था ना, वो हमने रिजेक्ट ही इसलिए किया है। क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि तुम लोगों ने वो सही फॉर्मेट में प्रकाशित नहीं किया, तुम उसको सही फॉर्मेट में नहीं लाए। तुम लाते उसको उठा करके वहां पे, तब मानते हम तुम्हारी बात। तो भैया ये बात तो सेट ही नहीं बैठती। दूसरी बड़ी बात, यहां पर बहुत सारे फ्लॉ बताए गए, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। ओनली इन लोकसभा लाया जा सकता है, राज्यसभा नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये लोग लोकसभा। अच्छा, दूसरा, आप में से कुछ लोग आंसर दे रहे हैं नो और कुछ लोग दे रहे हैं यस। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्या नहीं है? संवैधानिक नहीं है, अर्थात आर्टिकल नहीं दिया हुआ। फिर आप पूछेंगे आर्टिकल नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? फिर कैसे लाते हैं ये लोग? फिर तो कोई मानेगा ही नहीं। मैं आपको बताता हूं एक बहुत बढ़िया आर्टिकल, आज आप लोगों को याद करना है, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल है, आर्टिकल का नंबर बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर है 118। याद कर लेना बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस आर्टिकल नंबर 118 में कहा गया है कि संसद अपनी कार्यवाही कैसे चलाएगी, इसके लिए नियम कानून खुद से तय कर सकती है। दोबारा सुनिए, क्या कहा गया है? संसद अपना संसद सत्र कैसे चलाएगी, इसके लिए नियम कानून खुद से तय कर सकती है
और यही कारण है कि इसी आर्टिकल 118 के तहत रूल बुक का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? नियमावली वाली जो किताब है उसका निर्माण किया जाता है। रूल बुक का निर्माण होता है उसी रूल बुक में नियम नंबर 198 पर लिखा हुआ है। याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, मेंस की आंसर राइटिंग में जब आप ऐसी बातें लिखोगे एकदम झकाझक नंबर मिलेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 198 में लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये लीजिए, कितनी बढ़िया बात पता चल गई आप लोगों को। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, रूल नंबर 198 के तहत लाया जाता है। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को मैंने बता दी। हाँ भाई, इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब आपको यह बात समझ में आ गई, रूल नंबर 198 पर यह बात लिखी हुई है। और एक बात मैं आपको बताऊं, दूसरी जो मजेदार बात है मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं आप, भाई साहब वेंकैया नायडू जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की पूर्व सूचना जरूरी होती है। 50 सदस्यों की पूर्व सूचना जरूरी होती है। मैं मान लेता हूं कि आपके पास 50 सदस्य थे, लेकिन वास्तविकता बताऊं, मेरे केवल हंगामा काट रहे थे, न्यूज में आना चाह रहे थे। यहां केवल इनके साथ में गुलाम नबी आजाद प्लस, गुलाम नबी आजाद का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। गुलाम नबी आजाद प्लस में इनके 46 मेंबर थे। अब आप बताओ कैसे तो नो कॉन्फिडेंस वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए? वेंकैया जी ने लौटा दिया कि बेटा जाओ, तुम्हारा तो प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पास तो 50 सदस्य भी नहीं थे जो इस प्रस्ताव को लेकर के आए, खामोखा हंगामा काट दिया। दूसरी बड़ी बात, तुम लोग अगर स्पीकर को हटाना चाहते हो, डिप्यूटी स्पीकर को हटाना चाहते थे ना, तो डिप्यूटी स्पीकर हटाने का भी संविधान में एक आर्टिकल दिया हुआ है। और मेरे प्यारे साथियों, वो आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 90, जो कहता है, क्या कहता है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन, नाम बताइए क्या है उनका नाम? मेरे प्यारे साथियों, जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन है, अगर उसे हटाना है तो उसे हटाने के लिए मेरे प्यारे साथियों आपको कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। आपको कितने दिन पहले नोटिस देना होता है? कम से कम 14 दिन पहले। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तुम लोग लेकर के आ गए क्योंकि तुमको सुर्खियां चाहिए थी। तुम लोगों को हटाना, तो तुम लोगों को केवल न्यूज में आना था। हो रखा है 16 दिन का कुल संसद सत्र है, 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तुम्हें लाना था तो 14 दिन पहले बताए होते। लिखा हुआ है बाकायदा, अनलेस 14 days notice have been given for the intention to move the resolution, तब जाकर के तुम्हारी बात को स्वीकार किया जाता। और हां, एक बात और बता दूं, यहां पर प्रेजेंट वोटिंग जो है ना, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर प्रेजेंट इन द काउंसिल, जो राज्यसभा में उस समय उपस्थित सदस्य हैं, उनके द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। अगर समझ में, हाँ भाई बफर कर रहा है, एक मिनट, इसको मैं सही करता हूं, 1 सेकंड सही करता हूं। एक्चुअली क्या है, ये ऊपर वाले वाईफाई को पकड़ रहा होगा। 1 सेकंड बेटा, बस अभी सही करते हैं। वो क्या है, ऊपर वाला वाईफाई पकड़ने लग गया था, जो अपन ने सेकंड फ्लोर पर वाईफाई लगा रखा है। मैं अभी नीचे बैठ के क्लास ले रहा हूं, ये सेकंड फ्लोर वाला वाईफाई पकड़ रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डन हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने आपसे क्या कहा। 14 डे का रेजोल्यूशन चाहिए और मेजॉरिटी चाहिए। कितने सदस्यों की? मेरे प्यारे साथियों, मेजॉरिटी चाहिए, काउंसिल की मेजॉरिटी चाहिए, तब जाकर के ये बिल पास किया जाता है। चलिए साथियों, तो यहां पर एक बात को आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने जो भी बातें आप लोगों को अभी पढ़ाई, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आप लोगों को मैं। यहां पर एक न्यूज और अतिरिक्त रूप से आपको यहां देख लेनी चाहिए कि जो सस्पेंडेड एमपी थे, वो सस्पेंडेड एमपी जो हैं वो अभी तक वहीं बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं मेरे प्यारे साथियों? वो अभी तक बैठे हुए हैं राज्यसभा के बाहर, धरना दे रहे हैं। जब रविशंकर प्रसाद जी से पूछा गया कि साहब ये बताइए, ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं ये क्यों बैठे हुए हैं,
तो उनने ये मतलब सॉरी इनसे पूछा गया कि भाई तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो, तो इनने कहा कि देखो हम तो इसलिए बैठे हुए हैं, मुझे द हिंदू इसलिए बहुत पसंद है। देखिए इसमें इन्होंने बकायदा बोला, सांसदों ने कहा कि हम आर्टिकल 111 और आर्टिकल 90 के लिए बाहर बैठे हुए हैं। अच्छी बात है। अब देखो अगर हम कम पढ़े लिखे होते तो हमें तो लगता कि भाई साहब पता नहीं ये कितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहां पर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल 111 क्या है मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल 111 तो है वीटो, यहां लिखा हुआ है इन द रेजोल्यूशन पार्टी साइटिंग आर्टिकल 111 और आर्टिकल 90। और आर्टिकल 90 क्या है? आर्टिकल 90 जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को हटाने की पावर है। ये लीजिए मैंने आपको दोनों पढ़ा दी। अब आप मुझे बताइए, पहली बात तो मुझे ये बताइए, अगर ये आर्टिकल 90 के तहत यहां पर बैठे हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर ये आर्टिकल 90 के तहत यहां बैठे हुए हैं तो मुझे केवल इतना सा आंसर दे दो कि क्या आर्टिकल 90 के हिसाब से ये सही बैठे हैं? क्यों भाई? क्योंकि आर्टिकल 90 में तो साफ लिखा हुआ है 14 दिन की परमिशन दो पहले, यानी कि आपको इनको हटाना नहीं था, आपको फुटेज चाहिए थी। नंबर दूसरी बात, 111 नंबर आर्टिकल वीटो की बात करता है। भाई वीटो की बात तो तब होगी जब वहां भी राष्ट्रपति इसके बाद में बात पहुंचेगी। अभी तक तो राष्ट्रपति के पास गई नहीं और सरकार की मंशा है कि वो बिल पास हो तो राष्ट्रपति वीटो क्यों करे? तुम तो जबरदस्ती राष्ट्रपति पर दबाव बढ़ा रहे हो। राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी रूप से अधिकार है, वो विवेकाधीन शक्ति के तहत उपयोग करेगा कि बिल को लौटाए अथवा नहीं लौटाए, ठीक है ना? ऐसे ही जब रविशंकर प्रसाद जी से पूछा गया कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, तो उन्होंने कहा रूल नंबर 256। अब ये भी याद रख लेना बेटा, संसदीय प्रोसीडिंग में रूल नंबर 256 की अवहेलना हो रही है। बोले कैसे रूल नंबर 256 की अवहेलना कैसे हो रही है? बोले भाई इसलिए हो रही है कि जिस भी सांसद को संसद से सस्पेंड कर दिया गया वो रूल को मानने के लिए बाध्य है। ये लोग संसद सदस्य सदन में कर क्या रहे हैं? इनकी तो सदस्यता भी जा सकती है। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इतना विस्तार पूर्वक हमने इस खबर का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसकी चिंता ना करें, ये आपको कंटेंट पूरा की पूरा प्राप्त हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये बताएं, और ये सवाल आपको खुद से करना है। जो भी मैंने पढ़ाया उस पर यूपीएससी बेस्ड सवाल, यानी कि क्वेश्चन आंसर में ऑप्शंस, एक से अधिक ऑप्शंस के साथ में आपको ये क्वेश्चन प्राप्त होगा, विद सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके सेशन को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे अपने चाहने वाले ऐसे हैं कि क्लास शुरू भी नहीं हुई उन्होंने सेशन को डिसलाइक किया। मेरे प्यारे साथियों, उनके प्रति भी मुझे बहुत सारा प्यार है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अक्सर हमारी रनिंग क्लास के कमेंट्स में पहुंच करके बच्चों को भड़काने का काम करते हैं। इनका भी सम्मान है, क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा घर बनाते हैं तो उसके सामने एक मुखौटा लगाते हैं जो घर को नजर ना लगने दे। तो ये वो मुखौटे हैं जिन्हें अपन ने घर के बाहर टांक दिया है, अपने अंकित परिवार के बाहर टांक दिया है। ये नजरूले हैं, ये अपन को नजर नहीं लगने देंगे। अपन की तरक्की में ये इतने ही काम आएंगे। लोड मत लीजिए, हमने तो यहां पर भी तहलका मचा दिया। उन लोगों के लिए ये सख्त सूचना है कि देखिए हमने यूपीएससी में भी तहलका मचा ही दिया है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन नजरों को लगे रहने दीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अमिड अपोजिशन कंसर्न लोकसभा पासेस एफसीआरए बिल, क्या हुआ? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, और ये है जीएस पेपर 2 आपके काम आ जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन के ऊपर। और मैं एक बात बताऊं आपको, एक काम आपने नहीं देखा, उसकी आपको शायद भनक नहीं लगी होगी। इस पूरे आर्टिकल में से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो लिखित में दिए हैं, दोनों भाषाओं में आपको अनुवाद करके दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों जगह भाषाओं में आपको द हिंदू का ट्रांसलेशन करके उपलब्ध करवाया है, ठीक है ना? ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, आइए बहुत ही प्यारा बिल पढ़ाते हैं, आपको मजा आ जाएगा। अब आपको फील आएगा यूपीएससी स्टेट पीसीएस लेवल क्या होता है, सवालों का लेवल क्या होता है। क्योंकि मैं बहुत बार कुछ सवालों में जबरदस्ती डेप्थ में चला जाता हूं तो विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, लेकिन ये है यूपीएससी लेवल। आइए आनंद लेते हैं इसका। मेरे प्यारे साथियों, अमिड अपोजिशन कंसर्न लोकसभा पासेस एफसीआरए बिल, क्या हुआ? हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को पास कर दिया। अपोजिशन ने इसकी दब करके बुराई करी कि नहीं पास करिए, नहीं पास करिए। अब आप पूछेंगे कि सर अच्छा देखिए, कल तो इसको टेबल किया गया था, आज इसको पास भी कर दिया, अब हमको नहीं पता कि ये क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं एक एक चीजें आपको बताता हूं। कितना महत्वपूर्ण बिल है, क्या है इसकी उपयोगिता, आपको एकदम
मतलब ये समझिए पहली बार में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए बिल का नाम क्या है, बिल का नाम है, तसल्ली से सुनना, इसका नाम है FCRA, फाइनेंशियल, ध्यान से सुनिएगा, ये सॉरी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब ध्यान से सुनना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन यानी विदेशी, कंट्रीब्यूशन यानी कि कंट्रीब्यूशन जो किया विदेशियों ने वो, रेगुलेशन यानी कि विनियमन यानी कि उसको नियंत्रित करना, एक्ट, एक्ट का मतलब हो गया कि ये एक्ट बन चुका है। मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम विदेशों से प्राप्त होने वाले धन का विनियमन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए FCRA एक्ट आया था 2010 में। फिर आप पूछेंगे जो चीज 2010 में आई वो 10 में वाली चीज आज किस काम की है सर, आज क्यों चर्चा बन रही है? मैंने कहा भाई आज इस 2010 वाले एक्ट में संशोधन हुआ है, यानी कि अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, FCRA अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं। अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन कैसे हुआ होगा? बिल्कुल वैसे ही एक नया बिल लाया गया, उस नए बिल में पुराने बिल की कुछ बातें और नई बिल जोड़ दी गई। चलिए ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि सर मतलब क्या है इसका। आइए मैं आपको बहुत डिटेल में चल के बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक टर्म सुनी होगी और उस टर्म का नाम होता है NGO। सुना है कि नहीं? बताइए जल्दी से, NGO शब्द सुना है कि नहीं? हाँ भाई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें आप NGO कहते हैं। अगर आपने उसके बारे में कभी सुना हो तो मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, गैर सरकारी संगठन आप इन्हें कहते हैं। भारत में FCRA, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO वो होते हैं जो सरकार के अतिरिक्त जनता की मदद करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सरकार के अतिरिक्त, सरकार के अतिरिक्त मतलब भाई आज देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार को अगर कोई काम करना हुआ, जैसे अगर कोरोना राहत शिविर लगाने हुए, तो सरकार किसी एक के लिए नहीं लगा सकती, वो पूरे क्षेत्र विशेष में लगाती है, पूरे जिले में, वो पूरे राज्य के अंदर लगाती है ना। NGO क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि मुंबई के अंदर झुग्गी झोपड़ी वाला जो इलाका है, उस झुग्गी झोपड़ी वाले जो सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा स्लम है, उस स्लम के अंदर किसी जगह पर लोगों की मदद करनी है, तो ये लोग संगठन में एकत्रित हुए और संगठन में एकत्रित होकर के उस क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी अपने अधीन ले लिए और बढ़िया से लोगों की हेल्प कर दी। तो ये सरकार भी नहीं हुई, लेकिन सरकार जैसा इन्होंने काम कर दिया, जैसे शिक्षा में हेल्प कर दी, स्वास्थ्य में हेल्प कर दी, है ना। इस प्रकार के मेरे प्यारे साथियों इसमें कार्य कर दिए गए, अच्छी बात है। तो फिर सर इसके अंदर क्या दिक्कत आई, FCRA बिल का विरोध क्यों हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा, पहले मुद्दा तो समझो। अब मेरे प्यारे साथियों, FCRA एक्ट के तहत भारत में कुल मिलाकर के 22,450 NGO रजिस्टर्ड हैं। कितने NGO रजिस्टर्ड हैं? 22,450 NGO रजिस्टर्ड हैं। फिर आप पूछेंगे तो फिर सर इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, इतने सारे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, इन NGO के पास पैसा कहां से आता है? आप लोग एजुकेशन दिलवा रहे हैं, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दिलवा रहे हैं, आप लोगों को भोजन बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, पैसा कहां से आया? सर पैसा आया, इनको लोगों ने चंदा दिया, आपने, हमने, सबने मिलकर चंदे दिए, तो ये NGO काम करने लगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इन NGO में से 22,450 जिनके नाम लिए गए हैं, NGO तो बहुत सारे हैं, ये वो हैं जो FCRA से अटैच्ड है, मतलब इनको विदेशों से धन प्राप्त होता है, यानी कि फॉरेन से, यानी विदेशों से इन्हें धन की प्राप्ति होती है। फिर आप पूछेंगे यानी कि सर यहां पर इन्हें विदेशों से धन की प्राप्ति होती है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत यह है मेरे प्यारे साथियों कि इस धन का उपयोग आपने एकत्रित तो कर लिया, आपने इस धन का सदुपयोग किया कि नहीं किया, यह कौन सुनिश्चित करेगा? आपको करोड़ों रुपए चंदा प्राप्त हुआ, आपने तो उसे धार्मिक कार्य कह दिया, धार्मिक कार्य के नाम पर चंदा तो एकत्रित हो गया, लेकिन उसका सही से उपयोग हुआ या नहीं? ऐसी स्थिति में अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, वो सुनना। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, ये जितने भी FCRA के अधीन आने वाले NGO हैं, इनमें IB ने रिपोर्ट तैयार करी। IB ने देखा कि देश के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल कार्य होते हैं, उन डेवलपमेंटल कार्यों में विरोध करने के लिए जो लोग आगे खड़े हो जाते हैं,
वो भी एनजीओ वाले होते हैं। जैसे चाहे आप सरदार सरोवर बांध ले लो, या जो आपके नर्मदा के ऊपर जो बांध बना है, नर्मदा डैम जो बना है उस पर ले लो, मेधा पाटकर जी वगैरह सब खड़े हुए, उनके साथ बहुत सारे एनजीओ खड़े हो गए। अब एनजीओ को फॉरेन से पैसा आ रहा है, सरकार को इस प्रकार के इनपुट प्राप्त हो रहे थे, इंटेलिजेंस, ये लोग देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब भी कोई कार्य होने लग जाए कि भाई इससे देश की भलाई होने लगेगी, फॉरेन से इनके पास पैसा आया, इनसे कहा गया कि तुम जाओ जनता के बीच में माहौल पैदा करो, उन्हें विरोध करने के लिए खड़ा कर दो। यह बात आपको लगेगी बड़ी अतार्किक टाइप की। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया बात सुनिए। अब आप मेरे प्यारे साथियों, आईबी ने बताया कि ये जो रोका टोकी टाइप की हरकतें हैं ना, इस प्रकार की हरकतें हाल ही में जून 2019 में भारत के एनएसए को, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और पीएमओ को सबमिट करी। याद है आपको, एक बहुत बड़ा एनजीओ है जिसका नाम है ग्रीन पीस। अगर आपको मालूम हो मेरे प्यारे साथियों, ग्रीन पीस नाम से एक एनजीओ है, उसने मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ था कि इंडिया की एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइंस खरीद रही थी। मालूम चला कि ग्रीन पीस को किसी देश के द्वारा फंड किया गया है ताकि यह कंपनी वहां जाकर के माइंस परचेज ना कर पाए। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। आपने कहा, आप गए कहीं पर, मान लीजिए इंडिया का कोई व्यापारी है, वो गया बाहर, जैसे जगुआर आर्सेलर खरीदने गया, कोई भी मतलब कंपनी को, जैसे टाटा जी गए थे साहब, वहां जाकर के रतन टाटा जो है वो लैंड रोवर को परचेज करने चले गए। अब वहां पर साहब पता चल रहा है कि एक एनजीओ वाले हैं जो बढ़िया से लोगों को इकट्ठा कर लाए और विरोध चल रहा है कि नहीं, इससे तो हमारा देश जो है वो पूरी तरह से बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और भाई साहब जनता में एकदम माहौल बन गया और टाटा साहब खरीद नहीं पाए, सरकार पर दबाव बन गया। ऐसे ही कोयले की खाने परचेज करने से पहले जो जांच आईबी को पता चली, वो क्या पता चली मेरे प्यारे साथियों, कि ये ग्रीन पीस वाले जो एनजीओ वाले हैं, ये जिसका नाम अपन बड़ी इज्जत से लेते हैं, ग्रीन पीस का नाम तो बहुत ही वर्ल्ड के रिनाउंड में उसमें काउंट किया जाता है, भाई साहब इनके बारे में भी पता चल गया कि ये भी पैसे लेके लॉबिंग करा रहे थे। और तो और सरकार ने अपनी तरफ से ये इनपुट दिए कि इंडिया के अंदर जो एनजीओ हैं जो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित हैं, यहां पर अभी क्या हुआ, सांसदों की बैठक में एक बीजेपी के सांसद ने बात उठाई भी संसद में कि क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं, उन्हें विदेशों से जो धन प्राप्त होता है, ये धर्मांतरण में इस धन का उपयोग करते हैं। धर्मांतरण बोले तो धर्म का परिवर्तन। जो गरीब हिंदू लोग हैं, जो पिछड़े हुए हिंदू हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के जो हिंदू हैं, उन्हें परिवर्तित करके उन्हें कहा जाता है कि अब आप जो हैं वो सीधे, मतलब आपके नाम के पीछे क्रिश्चियन सरनेम लग जाएगा, आप धर्म से जुदा हो जाएंगे, आप निम्न जाति के नहीं रहेंगे, और ऐसा करके उन्हें पैसे का प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तित करवा दिया जाता है। तो भाई साहब ये बड़ी ही चैलेंज वाली बात थी जो इंडिया फेस कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने क्या कर दिया कि बेटा पहली चीज तो ये जान लो कि तुम्हारे पास जो भी पैसा आएगा अब वो हमारी नजर में होके गुजरेगा। नंबर 2, तुम्हारे लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया कि तुम्हारे लिए यहां पर आधार कार्ड के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। और यहां पर ये कितने लोगों को सैलरी वगैरह देते हैं, वो सारी जानकारियां इन्हें अपनी तरफ से रखनी होंगी। इस प्रकार का ये जो बिल आया, इस प्रकार के बिल का अब संसद में विरोध हो रहा है। संसद में विरोध क्यों हो रहा है, अब वो भी सुन लीजिएगा। संसद में विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार चाह करके रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है। रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब हुआ, जैसे इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, विदेशों से धन प्राप्त होता है मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मदरसों के उत्थान के लिए बढ़िया बढ़िया अरब कंट्रीज से धन प्राप्त होता है, क्रिश्चियनिटी से जो है मिशनरियों के माध्यम से धन प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष का कहना है कि सरकार का काम जो है वो माइनॉरिटीज को टारगेट करना है ताकि उनका उत्थान ना हो सके। सरकार ने कहा कि हमारे लिए डिफेंस यानी देश की आंतरिक सुरक्षा प्राथमिकता है, इसलिए हमने इस एफसीआरए एक्ट को और स्ट्रिंजेंट कर दिया है और टाइट कर दिया है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको ये पूरा मुद्दा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अब देखिए मैंने इस पे भी सवाल दिया है आपको, पूरा सवाल कर लीजिएगा, पूरे आंसर सहित आपको पूरी जानकारियां हैं, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल यूपीएससी बेस्ड सवाल है, फर्स्ट ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 3 पूरा पढ़िए, डिटेल में करिए, क्योंकि मैं आपको टाइम दूंगा तो वो टाइम आप ही का खर्च होगा, आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा इसका, ठीक है ना। और देखो इस पूरे आर्टिकल में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसी आधार पर कम से कम
कम सेशन के बारे में जितना ज्यादा हो सके विद्यार्थियों से इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अब तो आपको लग गया होगा कि द हिंदू पढ़ने के लिए खुद का पढ़ना कितना जरूरी होता है। इतने सारे कंटेंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूं ना, ये 1 मिनट में इकट्ठे नहीं होते मेरे प्यारे साथियों। प्रॉपर नोट्स बना करके फिर आता हूं आपके पास जब मैं आता हूं, है ना। मतलब आपके पास क्लास में जब उतर के आता हूं तो ऐसे ही उसको उठ के मुंह उठा के नहीं आ गया। हर चीज के बारे में क्रॉस चेक करके पूरी खबर का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करके तब आपके सामने आता हूं। उम्मीद है आप तक अधिकतम लाभ इसका पहुंचेगा। बैक्टीरिया बिहाइंड डेथ ऑफ 330 बोत्सवाना एलिफेंट। अब ये क्या कहानी है, अब वो सुनते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या, आप लोगों ने अगर जून की एक खबर सुनी हो, अफ्रीका का देश है बोत्सवाना। याद करिए, लैंड लॉक मतलब देश है, ये भू अवरुद्ध है, चारों तरफ से दुनिया के देशों से घिरा हुआ है। यहां पर हमने 330 मेरे प्यारे साथियों हाथियों के मरने की खबर सुनी थी। आप सबको मैंने डिटेल से जानकारी दी थी, याद करिए। कहते हैं कि हाथियों का स्वर्ग है, 1,30,000 हाथी यहां पाए जाते हैं। अब देखो, ये 1,30,000 यहां लिखे हुए नहीं है कहीं भी। अगर लिखे होते तो मैं यहीं से बांच देता। ये सब चीजें मैंने आप लोगों के लिए एकत्रित की हैं ताकि आप लोगों को अधिकतम लाभ हो। 1,30,000 हाथी रहते हैं। कहते हैं कि अफ्रीका में हाथियों की संख्या गिर रही है, लेकिन यहां हाथियों की संख्या बढ़ रही थी। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कुछ इस तरह की फोटोज प्राप्त हुई थी। याद करिए, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, जुलाई 27 की न्यूज है। कुछ इस प्रकार से हाथी मरे हुए पाए गए थे। जब सैटेलाइट इमेज ली तो इस प्रकार से हाथी मरे हुए पाए गए थे। तब मैंने आपसे कहा था कि भाई जो हाथी मरे हुए हैं इनके बारे में जांच करने के लिए वैज्ञानिकों ने सैंपल एकत्रित कर लिए कि लगभग 330 हाथी बोत्सवाना में कैसे मरे। सोचिए, 27 जुलाई की न्यूज है, अब उसकी रिपोर्ट आई है कि इतने सारे हाथी कैसे मरे। क्या रिपोर्ट आई याद कर लेना, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। इसके पीछे रीजन बताया गया मेरे प्यारे साथियों कि जो पानी है उसमें साइनोबैक्टीरिया द्वारा जहर का उत्पादन किया गया था। जिस पानी को इन हाथियों ने पिया था उस पानी के अंदर साइनोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है ना, साइनोबैक्टीरिया सुनते हैं ना अपन, जो कि अपना प्रकाश संश्लेषण खुद से करना जानता है, साइनोबैक्टीरिया द्वारा मेरे प्यारे साथियों यहां पर जहर का उत्पादन किया गया था, जिससे ये हाथी मर गए थे। मतलब इन्होंने तमाम आंकड़े चेक कर लिए कि भाई किसी आदमी ने तो इन्हें नहीं मारा, लेकिन प्रमाण ये मिला कि इनके हाथी दांत जो हैं वो बचे हुए थे। मारने वाले क्या करते हैं कि वो हाथी दांत तोड़ने के लिए ही हाथी को मारते हैं। हाथी दांत तो सबके पास थे, इसका मतलब इनका पोचिंग अर्थात शिकार तो नहीं हुआ। फिर ये मरे कैसे? तो फिर कहा कि साइनोबैक्टीरिया जो है ना, वो साइनोबैक्टीरिया के कारण जहर बन गया था। याद कर लो, ऐसे ही राजस्थान के अंदर एक झील है जिसका नाम है सांभर लेक, जो कि रामसर साइट है। वहां पर विदेशों से आने वाली पक्षियों की मौत हो गई थी। अगर याद हो आप लोगों को तो उन पक्षियों की मौत के अंदर एवियन बॉटुलिज्म नामक बीमारी आपने पढ़ी थी। एवियन बॉटुलिज्म के कारण पक्षी मरे थे। ऐसे ही यहां पता चला है कि साइनोबैक्टीरिया द्वारा जहर का निर्माण होता है, उस जहर के निर्माण के कारण ये मरे हैं। ठीक है ना। अब लोगों ने पूछा कि क्या ये साइनोबैक्टीरिया केवल पानी में पाया जाता है? आंसर है नहीं, ये मिट्टी में भी पाया गया। यहां की मिट्टी में भी साइनोबैक्टीरिया था जिसने टॉक्सिन्स का निर्माण किया। फिर आप पूछेंगे कि ये जानकारी कहां से मिली? ये मिली डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क के द्वारा, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। इन्होंने कहा इतने सारे हाथी इसलिए मरे। फिर लोगों ने सवाल पूछा, बोले ठीक है मान लिया आप लोगों की बात सही है, लेकिन एक बात बताओ सर, फिर केवल हाथी ही क्यों मरा? हाँ, ये बात भी सही है, और भी जानवर मरने चाहिए थे। जहर कोई हाथी को थोड़ी लगता, ये तो भाई साहब औरों को भी लगता। तो फिर इनका कहना है ये भी अभी जांच का विषय है कि केवल हाथी ही क्यों मरा। मैं देखिए इसके बारे में अन्य न्यूज़पेपर से भी एक कटिंग लेकर के आया हूं, जिसमें यह कहा गया है कि हां भाई ये मरे साइनोबैक्टीरिया से हैं और ये न्यूरोटॉक्सिन पैदा किया। इसने ऐसा जहर पैदा किया जो कि हाथी के न्यूरॉन्स को अवरुद्ध कर देता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? केंद्रिका तंत्रिका तंत्र से जो सूचनाएं प्रेषित होती है वो न्यूरॉन के माध्यम से होती हैं। तो बोले न्यूरॉन्स ये प्रवाहित करते हैं, उसके कारण न्यूरोटॉक्सिन पैदा हुआ, जिसके कारण ये कार्य हुआ। तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ गई। ये डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा ये सारी जानकारियां साझा की गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात। अब बोले और जानवर, बोले उनके बारे में नहीं पता, वो क्यों नहीं मरे? फिर बोले औरों ने भी पानी पिया होगा ना, बताओ ना और जानवर क्यों नहीं मरे? बोले उनका नहीं पता है।
एक रीजन ये हो सकता है कि यहां क्लाइमेट चेंज बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, तो यह संभव है कि क्लाइमेट चेंज और ये न्यूरोटॉक्सिन दोनों मिलकर के हाथी पर ही असर डाले, इसलिए ये मर गए। ठीक है ना। तो अभी भी ये अनसुलझी पहेली है, लेकिन इतना पता चल गया है कि साइनोबैक्टीरिया के कारण ये लोग मरे थे। ठीक है बेटा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई शुभम मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी प्रिया, नीतू, सुभाष, नितिन, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ में मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपने बहुत अच्छे से मतलब उत्साहवर्धन किया है अपने पूरे अंकित परिवार का। और हम एक दिन इस जगह भी इतिहास का निर्माण कर देंगे, चिंता ना करें। हमने पढ़ना सीखा है मेरे प्यारे साथियों, लोगों को करने दीजिए जो कर रहे हैं। सोचिए जो सेशन नहीं आया उसे डिसलाइक कर दिया लोगों ने, इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है। लोगों को प्रगति पसंद ही नहीं है। आप बताइए लोगों ने किस तरह से मेरे प्यारे साथियों किस तरह से प्रोग्रेस को सोचते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, सेशन अच्छा है या बुरा उसके बाद डिसलाइक होता है। आप अंदाजा लगाइए, है ना। मुझे मतलब अचंभा है उन लोगों के बारे में सोच करके जिन्होंने सेशन आने से पहले डिसलाइक कर दिया। साहब आप लोगों को लगता है ना, कई बार वो कमेंट के नीचे बड़ी बड़ी बातें लिख के भेज देते हैं, कमेंट्स में लिख के भेज देते हैं, सर आजकल आप वैसा नहीं पढ़ा रहे जैसा पहले पढ़ाते थे। अरे भाई पढ़ा तो मैं रहा हूं, मुझे पता है। एग्जाम पास करके बैठा हूं, सिविल सर्विसेज पास करके बैठा हूं। ऑनलाइन में पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं जरा चेक कर लेना, जो सिविल सर्विसेज पास करके एग्जाम पढ़ा करके फिर आपको पढ़ा रहे हो, हैं फिर भी वो कमेंट लिखवा रहे हैं लोगों से, क्योंकि टिक नहीं पा रहे हो वो लोग, तो वो इस तरह की चीप हरकत कर रहे हैं। एनीवे, आप बने रहिए मेरे प्यारे साथियों, लोड मत लीजिए और एक बहुत बढ़िया सवाल की तरफ चलिए। वर्ल्ड फेसेस ए सरप्लस ऑफ मल्टीलेटरल चैलेंजेस। मेरे प्यारे साथियों हुआ क्या, अब इसके बारे में जानिए। मेरे प्यारे साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया ने यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? यूनाइटेड नेशन की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जल्दी से तारीख बताइए, यूनाइटेड नेशंस की मेरे प्यारे साथियों स्थापना कौन सी तारीख को हुई थी? तब मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना के 75 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ भाई तारीख बताइए जल्दी से, कौन सी तारीख थी मेरे प्यारे साथियों? जी हाँ 1945 सही है। डेट बताइए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। तारीख थी 24 अक्टूबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे घोषणा करते ही इसी चैनल के नाम से फेक चैनल भी बन गए। बहुत सारे फेक चैनल बना लिए लोगों ने कि भाई इस बहाने कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देंगे जिससे लोगों की नजर में जाएंगे। चलिए कोई नहीं। आज ही तो 24 अक्टूबर 1945 को मेरे प्यारे साथियों यूएन की स्थापना हुई थी। अब आपसे इस बार तय मान लीजिएगा, जिस बार आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम लिखेंगे। बोले सर हम लोग मेंस का एग्जाम लिखेंगे क्या? मैंने कहा प्रीलिम्स तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, चिंता मत करिए। आप आंसर लिखेंगे, उसमें यह सवाल पूछा जाएगा कि बताइए किस प्रकार से इस समय यूएन को, संयुक्त राष्ट्र संघ को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों एंटोनियो गुटेरस, जो कि इस समय मेरे प्यारे साथियों सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने हाल ही में यह बताया कि कितने प्रकार के बहुआयामी चैलेंजेस हैं यूएन के सामने जो इन दिनों फेस करने पड़ रहे हैं। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं यूएन के द्वारा। उन यूएन के द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस में इनका कहना है कि भाई हम लोगों ने तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया। ये तो तय मानिए कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी जो चैलेंज बनकर के निकल के आई है वो है जेंडर इनइक्वालिटी। याद कर लीजिएगा, अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा, टेस्ट में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि बताइए यूएन के द्वारा हाल ही में जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उस पर टिप्पणी लिखें। तो आप कहेंगे कि 193 सदस्यों से बना हुआ, 193 मेंबर से बना हुआ यूएन जो है उसने अपने 75वीं वर्षगांठ मनाने की बात की है। वर्षगांठ में वर्ल्ड वॉर 2 के समय समाप्त होने पर सैन फ्रांसिस्को में जब ये लोग मिले तो इन्होंने यूएन की स्थापना की बात की थी। भारत उसका एक सिग्नेटरी सदस्य था। और मेरे प्यारे साथियों आप उसमें बताएंगे कि तब जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि जिस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1918 में, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, मात्र 2 वर्ल्ड वॉर में 20 साल का ही अंतर था। 1918 में खत्म हुआ, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो आप बताएंगे कि 1945 के बाद 75 साल तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। यह यूएन की सबसे बड़ी सार्थकता है। लेकिन इसके बाद भी वर्तमान में यूएन के सामने जो चैलेंजेस हैं वो हैं जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लैंगिक असमानता। यह इकलौता ग्रेटेस्ट सिंगल चैलेंज फॉर ह्यूमन राइट्स है।
आप इस बात को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपसे हो सकता है पेपर में यह पूछा जाए, ग्रेटेस्ट सिंगल चैलेंज फॉर ह्यूमन राइट आपके नजर में क्या है, आपको यही लिखना है। जब सोचिए कि यूएन के महासचिव के नजर में यह है तो आपको भी यही लिखना है। दूसरा कहा है बायोडाइवर्सिटी कोलैप्सिंग, लिख लीजिए इस पॉइंट को, बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स कर रही है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब हुआ महिलाओं और पुरुषों की संख्या में जो अंतर है वो बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैव विविधता के अंदर अंतर देखा जा रहा है, यह है बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स। तीसरा है हेट्रेट, हेट्रेट मतलब हुआ लोगों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना। मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा बड़ा चैलेंज है। हेट्रेट्स का मतलब हुआ कि आप मतलब संप्रदायों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ शब्दों से हिंसा फैला रहे हैं, वो हेट्रेट है। सांप्रदायिक हो या कैसी भी हो, आप बोल बोल करके जो माहौल बना रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़े। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियर वेपन्स की बढ़ती हुई संख्या है, ये इनके हिसाब से चौथा बड़ा चैलेंज है। मेरे प्यारे साथियों, ये 4 चैलेंज इन्होंने बताए। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 जैसे पेंडेमिक ने दुनिया को बहुत ही टूटने की कगार पर लाकर छोड़ दिया है, लेकिन इससे तो हम मिलकर के लड़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे बहुआयामी चैलेंजेस हैं जिसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे पास सॉल्यूशंस का अभाव है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में एक कमोमरेटिव डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है। 75वीं वर्षगांठ पूरी होने पर विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 मेट इन सैन फ्रांसिस्को ऑर्गेनाइज इनटू बीइंग। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रकार का मतलब क्या कहते हैं ना, उसको एक एग्रीमेंट सा बनाया गया है। सैन फ्रांसिस्को में ये सब लोग मिले जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स थे और उन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया था। 26 जून को यूएन चार्टर साइन किया गया था। यहां पर यह बताया गया था कि उसी साल अक्टूबर में, मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सारे काम यूएन के चलते रहेंगे मेरे 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को ये भी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डन है? हाँ जी, अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने एडिटोरियल में किस बातें में चर्चा की गई है। याद रखिएगा, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ें तो दिमाग में यह फैक्ट रखिएगा कि एडिटोरियल में सबसे पहले आपको न्यूज पढ़ाई जाती है, उसके बाद एडिटर जिसने अखबार लिखा है वो अपने व्यूज लिखता है। तो एडिटोरियल क्या होता है? तो हमने जो आज 4 न्यूज पढ़ी हैं, अब मैं आपको आज ही गारंटी से बता देता हूं, यूएन के ऊपर आने वाले टाइम में एडिटोरियल आएगा। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे आज मैंने आपको एफसीआरए एक्ट पढ़ाया ना, इसके बारे में भी एडिटोरियल आएगा। यानी कि जो सुर्खियों में रही हुई चीजें होती हैं उनके बारे में एडिटर पूरी शुरुआत से लेकर के अंत तक की सारी बातें लिखता है। जैसे आज लिखा है इन्होंने ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, सांसद लोग कर रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने ये बातें लिखी हैं। इनने क्या कहा है? एडिटर का कहना है पार्लियामेंट मस्ट नॉट अब्रिज राइट ऑफ एमपीज टू टेक ए स्टैंड एंड डिबेट एंड वोट। ये इनका अपना स्टैंड है जो इन्होंने बताया कि संसद को चाहिए कि वो सांसदों के बोलने के अधिकार, बहस करने के अधिकार, वोट देने के अधिकार उन्हें कर्टेल ना करे। मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश जी ने जिस प्रकार से रिफ्यूज किया, क्या किया? कंडक्ट ए डिवीजन ऑफ वोट ऑन 2 कंट्रोवर्शियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन संडे डेस्पाइट परसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम मेंबर्स वाज अनप्रेसिडेंटेड इन दी sheer ब्रेजनेस। मतलब क्या हुआ कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह किसी भी प्रकार से सही नहीं था कि हरिवंश जी ने डिबेट की मांग करते हुए सांसदों को किनारे करते हुए और इस पर वोट डलवा दिया। इन क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इनका कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस पर अलग अलग राय हो सकती हैं। लोगों का कहना है रिगार्डिंग वोटिंग अनएम्बिगुअस, कि भाई अस्पष्ट था ये बिल, ऐसी स्थिति में वॉइस वोट लेने की क्या आवश्यकता थी। वॉइस वोट का मतलब क्या होता है कि भाई बिल के पक्ष में जो लोग हैं वो अपनी आवाजें निकालें। तो भाई जो सदस्य हैं उन्होंने हाँ बस यह कबूल है टाइप से वोट कर दिया और ये बिल पास हो गया। वोट शैल बी टेकन बाय ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर।
आपको अगर वोट डलवाना ही था तो सबके हाथ में वो वोट रिकॉर्ड करने की एक मशीन होती है, उस पे डलवा लेते ना, जैसे बजर राउंड होता है कौन बनेगा करोड़पति में, आप वोट वैसे डलवा लेते। आप लोगों ने यस 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 करवा करके वोट डलवा दिया, बोले ये ठीक नहीं किया, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर था उससे करवा लेते। इवन इफ ए सिंगल मेंबर डिमांड ए डिवीजन इट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। अगर कोई सिंगल मेंबर भी कहता है कि नहीं मुझे वोट को ऐसे डालना है, तो ऐसे डालने के लिए आप रोक नहीं सकते। Quite often a division of vote is demanded even when the outcome is predictable in order to bring on record the position of parties and member on the particular bill। कई बार ऐसा भी होता है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सदस्य उस बिल के पक्ष में था और कौन विपक्ष में था, ऐसी स्थिति में भी वो बजर दबा करके, मतलब ऑटोमेटिक जो वोट रिकॉर्डर है उसके माध्यम से वोट डलवाए जाते हैं। आपने हंगामे के साथ वोट डलवा दिए कि हाँ भाई बताओ जो समर्थन में है वो हल्ला मचा दो, लोगों ने हल्ला मचा दिया, बोले ये गलत था। द एक्सप्लेनेशन दैट मेंबर वर नॉट डिमांडिंग ए डिवीजन फ्रॉम देयर सीट एंड हाउस वाज नॉट इन ऑर्डर टू डिसइंटीग्रेट। To begin with, the disorder was triggered by the chair refusal to order a division। तो भाई रिफ्यूजल क्यों किया आपने? And curiously, the chair went on declaration, bill passed amid the din, this time unaffected by disorder। भाई आप लोगों ने ये कहा कि अव्यवस्था के कारण हम लोग बिल को बहस में नहीं ला सकते। बात समझ में आ गई? जब आप अव्यवस्था के कारण बिल को बहस में नहीं ला रहे तो भाई फिर किस आधार पर आप लोगों ने बिल घोषित कर दिया? आपने कह दिया बिल पास हो गया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां पर भाई साहब इस प्रकार की बातें इन्होंने अपनी तरफ से डाली हैं। तो उम्मीद है जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें आपको एडिटोरियल में एज ए व्यू लिखित में मिल गई हैं। और आपके साथ में मेरे प्यारे साथियों इस पर एक मेंस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है, संसद के सत्रों में ऐसी कौन सी घटनाएं और रुझान हैं जो विधायिका के कामकाज को बिगाड़ते हैं? मेरे प्यारे साथियों इस सवाल का आप प्रैक्टिस करेंगे। इस न्यूज में से जो हम पॉइंट दे सकते थे काम के आप लोगों को, वो पॉइंट हमने आपको दे दिए हैं, लेकिन आप इन्हें यूज ना करें। और आपको ये घटना, ये अगर कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर एक लाइक बनता है, शेयर बनता है मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी बनता है भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हमारी जो सूचनाएं आएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों 5-6 पॉइंट इस पर काम के थे। संपादकीय के अंक में से जो पॉइंट आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं वो आंसर में शामिल करने वाले पॉइंट्स आपको हिंदी में भी ट्रांसफर करके दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पसंद आएगी, आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही एक सवाल आपसे और पूछा गया है, वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? बेटा हिंदी में दे दिया ना, पूरा कंटेंट आपको हिंदी में भी दे दिया है ना। इंडिया एंड अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड तो हमें पता है। अभी इजराइल के साथ में हमने क्या देखा? इजराइल के साथ में यूएई ने, बहरीन ने समझौते किए। यूएई का जो समझौता हुआ इसे हम लोग अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस अकॉर्ड में मेरे प्यारे साथियों इजराइल का फोरे इन द गल्फ कुड डिसरप्ट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इंडिया हैज बिल्ट विद द जीसीसी। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या कहता है, इनका कहना है कि भाई ठीक है, ऐसा भी संभव है कि इंडिया का जो रोल था जीसीसी में उस पर कोई फर्क पड़ जाए। अब आप पूछेंगे कैसे? देखो भाई, इंडिया के व्यवहार है ना जीसीसी के साथ भी थे और इजराइल के साथ भी थे। तो एक प्रकार से इंडिया जो था वो ब्रिज के रूप में काम करता था। इजराइल की सूचनाएं ली, गल्फ तक पहुंचाई। अब क्या हो रहा है, अगर गल्फ के देश डायरेक्ट इजराइल के संपर्क में आ गए तो भाई इंडिया का वो जो सूचना पहुंचाने करने वाला काम था वो तो प्रभावित हो गया ना। तो इंडिया के लिए ये कैसा माना जाएगा? तो इंडिया का रोल हालांकि इन एडिटर की नजर में थोड़ा कम माना जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी होंगी। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं क्या क्या हुआ। ये फ्रेंडशिप के बारे में भी मैं बता चुका हूं। इजिप्ट और जॉर्डन पहले ही दोस्ती कर चुके हैं, ये बता चुके हैं। 1979 में इजिप्ट, जॉर्डन 1994 में दोस्ती कर चुका है ना भाई। तो ये खास खास बातें हैं जो इन्होंने बताई, और इनका जो क्लक्स है उसमें हम पढ़ रहे हैं इंप्लीमेंटेशन में कि भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। इनका कहना है इंडिया ने वेलकम किया है इस एस्टेब्लिशमेंट का जो कि यूएई और इजराइल के बीच में हुआ है। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इजराइल गल्फ कॉर्पोरेशन ब्रेक थ्रू वाइडन द मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन डिस्प्यूट ईजिंग इंडियाज डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया भी तो यही कहता था कि इजराइल और फिलिस्तीन मिलकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर लें।
ऐसा नहीं था कि भारत ने कभी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी। भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी यात्रा पर जाते थे वो पहले फिलिस्तीन जाते थे, फिर या फिर पहले फिलिस्तीन बाद में इजराइल, या इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ में बैलेंस करके रखते थे। वेस्ट एशिया के मोनार्केटिक द इजराइल जीसीसी टाइज में प्रोवोक न्यू पोलराइजेशन बिटवीन द जिहादी फ्रिंज एंड द मेन स्ट्रीम। हाँ, इससे यह जरूर संभव है कि ऐसा होने से जिहादी ग्रुप एक तरफ हो जाएं और उसकी वजह से एक नया प्रॉक्सी वार शुरू हो जाए ईरान और इजराइल के बीच में। यह संभव है क्योंकि शियाओं ने लेबनान के अंदर अपना प्रभाव जो है वो बनाना शुरू कर दिया है, ये तो आपको मालूम ही है। तो बस इतना सा ही इनका कहना है। बाकी इसके अंदर यहां पर भारत को क्या चाहिए कि इन सब के बीच में भारत दुबई के रियल एस्टेट में, टूरिज्म में, फ्री इकोनॉमिक जोन्स में अपनी पार्टनरशिप बढ़ाए ताकि वहां से इजराइल तक इंडिया का पहुंचना आसान हो जाए। यहां पर इंडिया के अंदर इंडिया जो जैसे अभी से जुड़ा हुआ है, यूएई के अंदर इंडिया बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो वहां से इंडिया के माध्यम से इजराइल में हमारी पैठ जो है वो और बढ़ जाएगी। तो आपके सामने मेरे प्यारे साथियों यहां से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। वो क्या है? अब्राहम समझौता क्या है? मैं मल्टीपल टाइम आपको समझा चुका हूं। भारत के लिए इसका महत्व क्या होगा? आपको जरूरी जो पॉइंट है वो मेंस आंसर पर्सपेक्टिव से यहां लिख करके दे दिए गए हैं, आप इन्हें अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। भाई साहब 10 पॉइंट दिए हैं, 10 की हिंदी दी गई है, आप इन्हें एज इट इज ना लिखें, पहले खुद से एक आंसर लिखें और इसे मैच करने के लिए आप यहां पर चले आए। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आज का यह सेशन आप लोगों को जबरदस्त तरीके से पसंद आया होगा। अपने सभी सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और अपने सभी मित्रों से जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें कहें कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द हिंदू, और बाद में अन्य चीजें भी यहां पर आएंगी, चिंता ना करें, आप लोगों के लिए यहां पर शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों यदि आप मेरे साथ जुड़ करके फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। यूपीएससी सीएसई एनसीईआरटी की क्लास है, यहां पर बहुत ही बेसिक तरीके से तैयारी की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों द हिंदू यहां से पढ़ लो, फाउंडेशन का जीके यहां से पढ़ लो, फिर देखते हैं किसमें है ताकत आपको प्रीलिम्स में रुकवाने की। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्लास के जो स्टूडेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर वो पढ़कर पहुंच गए तो प्रीलिम्स को तो यूं हवा बना के उड़ा देंगे, गारंटी है भाई, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये ऑप्शंस खुले हैं आपके लिए। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं, और तो और आपको इन सब्सक्रिप्शंस में जो कि मात्र 39,000 में पड़ जाता है अंकित 10 लगाओगे तो, और मैं आपको बताऊं जो 64,000 वाला है वो आपको 59,000 में पड़ जाता है। मजेदार बात ये है मेरे प्यारे साथियों, ये कंटेंट खास है। क्यों खास है? असल में क्या है कि आप लोगों को इसी फीस में मेंस तैयारी है ना, वहां पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके ऑप्शनल के टीचर उपलब्ध हैं। आप उन ऑप्शनल को तैयार करिए तो मेंस की प्रिपरेशन हो गई, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज हो गई, इतनी सारी चीजें आपको इतने कम दामों में और इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा मिल रही है। और जो हमारा एसएससी परिवार है वो तो हमेशा ही सबसे लवेबल परिवार है, वो आपके लिए उपलब्ध है, वहां इकोनॉमिक्स चल रही है। तो जो स्टेट पीसीएस वाले हैं वो इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है भाई। चलिए साथियों आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब एक काम मेरे साथ कर लीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो एक क्विज खेल लें, क्या एक क्विज की तैयारी कर लें अगर आप कहें तो एक क्विज मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। चलिए जल्दी से हम एक क्विज में पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये यूपीएससी बेस्ड क्विज है, 5 ही क्वेश्चन की क्विज लेके आते हैं। एक काम करिए, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर मेरे प्यारे साथियों चूज योर गोल में आप लोग यूपीएससी गोल सेलेक्ट कर लीजिए बस, ठीक है ना। तो यूपीएससी गोल सेलेक्ट कर लीजिए और वहां से अपन क्विज अटेंड करते हैं। चलिए एक अच्छी शुरुआत करते हैं, आप लोगों के लिए यूपीएससी बेस्ड सवालों की एक क्विज कराते हैं। आप लोगों के लिए लीजिए 5 ही क्वेश्चन डालते हैं, एनसीईआरटी की समरी से डाल रहा हूं, क्लास 10th की एनसीईआरटी से सवाल डाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए ऐसा कर लेते हैं, और ये साइंस एंड टेक के डाल रहा हूं। चलिए हिस्ट्री के नहीं ज्योग्राफी के डाल देता हूं, ज्योग्राफी में आपकी थोड़ी पकड़ अच्छी है, फिजिकल के कराते हैं। चलिए हाँ साहब, यहां पर क्वेश्चन डाल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी की क्विज करा रहा हूं सभी साथियों से, और ये यूपीएससी की क्विज 1 है, क्वेश्चन 5 ही है आज के। क्विज क्रिएट कर रहा हूं और इसका आप लोगों को मिल रहा है कोड है 033। लिखिए, ये क्विज भी कर ही लेते हैं। चलिए ये भी शुरुआत कर देते हैं आज। हाँ भाई, इस क्विज का ये कोड है भाई 033855। जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके गोल में 033855 डाल दीजिए। 1:15 पर या 1:10 पर मैं क्विज शुरू कर दूंगा। आज इसे करिए, फिर रोजाना हम प्रैक्टिस करेंगे, तमाम चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। 1:10 पर आपको शुरू हो जाएगी। तो करना क्या है,
ऐसे ही लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके चूज योर गोल में यूपीएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करना है। वहां पर टेस्ट दिया होगा, वहां टेस्ट जाइएगा, टेस्ट में लिखा होगा ज्वाइन क्विज। ज्वाइन क्विज में आप जाएंगे तो ज्वाइन क्विज में जाकर के आप लोग मेरे प्यारे साथियों यहां से ये वाला कोड डलवा देंगे 033855। बस यहां से आपको मेरी क्विज दिख जाएगी। 1:10 पर मैं आपकी क्विज शुरू कर दे रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और